हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल सेमेस्टर 5th की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है शंक्वाकार प्रक्षेप की आलेखी विधि से रचना, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन। इसका प्रश्न एक है, शंक्वाकार प्रक्षेप से क्या अभिप्राय है, परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है, शंक्वाकार प्रक्षेप में ग्लोब से ऊपर शंकु रखा हुआ माना जाता है तथा प्रकाश की किरणें केंद्रीय भाग से चारों ओर विकिरित होती है। सभी शंक्वाकार प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार चाप वाली होती है, जबकि देशांतर रेखाएं प्राय एक केंद्र से विकिरित होने वाली सीधी रेखाएं कुछ शंक्वाकार प्रक्षेपों को छोड़कर होती है। प्रश्न संख्या 2 है, शंक्वाकार प्रक्षेपों के प्रकार बताइए। इसका आंसर है, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, बहुशंक्वाकार प्रक्षेप, लंबार्ड का एक प्रमाणिक अक्षांश समक्षेत्रफल प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, मानक अक्षांश किसे कहते हैं। इसका आंसर है, वह अक्षांश वृत्त जिस पर कागज का शंकु पृथ्वी के ग्लोब को स्पर्श करता है मानक अक्षांश कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 है, शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है, कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने गए अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है। दूसरा है, शंकु का शीर्ष ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर अर्थात पृथ्वी का केंद्र ध्रुव तथा शंकु का शीर्ष एक सरल रेखा में होते हैं। मानचित्र प्रक्षेप में मानक अक्षांश की आकृति वृत्तचाप के समान होती है तथा देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान अंतराल पर विकिरित सरल रेखाएं होती है। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। प्रश्न संख्या 5, शंक्वाकार प्रक्षेप के मुख्य गुण, दोष तथा उपयोग का विस्तृत विवेचन कीजिए। इसका आंसर है, गुण, प्रमाणित अक्षांश एवं मध्य देशांतरों पर सभी लक्षण शुद्ध होते हैं। समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। इस प्रक्षेप पर आकृति व क्षेत्रफल काफी सीमा तक सही प्रदर्शित हो जाता है। दोष हैं, मानक अक्षांश व मध्य देशांतर के अतिरिक्त अन्य अक्षांश व देशांतर में मापनी व क्षेत्रफल अशुद्ध हो जाता है। केवल ध्रुवीय क्षेत्रों को ही दर्शाया जाता है। ध्रुव अपनी वास्तविक स्थिति से उत्तर में दर्शाया जाता है। इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध उत्तर या दक्षिण का मानचित्र एक साथ बनाया जा सकता है। उपयोग, इस प्रक्षेप का उपयोग ऐसे देशों के लिए किया जाता है जिनका विस्तार कम तथा जो पूर्व पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण में फैले हुए हैं, जैसे जावा, क्यूबा, इटली, चिली आदि के लिए उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 6, दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के गुण व उपयोगिता की विस्तार से विवेचना कीजिए। इसका आंसर है, गुण, दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। सभी देशांतरों पर मापनी शुद्ध रहती है। प्रमाणिक अक्षांशों के मध्य और निकटवर्ती भागों की आकृतियां प्राय शुद्ध होती है। उपयोग, यह प्रक्षेप उन सभी देशों प्रदेशों के लिए विशेष उपयोगी है जिनका की अक्षांशीय विस्तार कम और देशांतरीय विस्तार अधिक है। उदाहरण, रूस, चेकोस्लोवाकिया, तिब्बत, मंगोलिया, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के लिए यह विशेष उपयोगी है। मध्यवर्ती अक्षांशों में फैले क्षेत्रों के लिए भी यह विशेष उपयोगी प्रक्षेप है। क्वेश्चन संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, आरएफ 1:12 करोड़ पर एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका विस्तार 0 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर हो, जिसमें मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर तथा अंतराल 15 डिग्री हो। इसका आंसर रहेगा, आरएफ 1:12 करोड़, विस्तार 0 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर अक्षांश, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर, अंतराल रहेगा 15 डिग्री। और इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास r बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 12 करोड़,
आर बराबर 5.29 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है, प्रक्षेप आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है। ठीक है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या का जो डायग्राम है वो अपन अगले यूनिट में मतलब अगले यूनिट में क्या, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे। मैं इसके केवल यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट ही कंप्लीट करवाऊंगा इस यूनिट में। ठीक है, इस यूनिट में यूनिट थर्ड का केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही कंप्लीट हो पाएगा। बाकी इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसके डायग्राम भी करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। हालांकि मैं इस वीडियो में ही आपको डायग्राम के फ़ोटो ज़रूर बता दूंगा, लेकिन वो समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पर। उसके लिए अपन को नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो इसका यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड जब आएगा तो उसमें आप उनको बनाना सीख लेना। ठीक है ना, अभी मैं थियोरेटिकल पार्ट ही करवाऊँगा। ओके, प्रश्न संख्या 7 में आपके ड्राइंग शीट पर एक प्रक्षेप बनेगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8, आरएफ 1:15 करोड़ पर 2 मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें 30 डिग्री एवं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानक अक्षांश हो, जिसका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर हो तथा मध्यांतर 10 डिग्री हो। ठीक है, इसका भी थ्योरेटिकल पार्ट ही कंप्लीट करेंगे और डायग्राम अगले पार्ट में, यानी कि यूनिट थर्ड का अगला पार्ट जो आएगा उसमें अपन उसको प्रक्षेप को बना लेंगे। ठीक है ना। इसका आंसर है आरएफ 1:15 करोड़, विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, मानक अक्षांश है 30 डिग्री एवं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंतराल है 10 डिग्री। इसको भी ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास आर, आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 15 करोड़, आर बराबर 4.23 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका भी प्रक्षेप बनाना है और प्रक्षेप आपका ड्राइंग शीट पर बनेगा। ठीक है, प्रक्षेप बनाना है, प्रक्षेप ड्राइंग शीट पर बनेगा। प्रक्षेप कैसा बनेगा ये अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, हो सकेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा इस वीडियो में तो कम से कम। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो इसके लिए अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं चारों डायग्राम आपके इस समझा दूंगा, क्योंकि यूनिट थर्ड में आपके 4 प्रक्षेप बनेंगे। ठीक है, 1 मानक अक्षांश वाला, 2 मानक अक्षांश वाला और बॉन प्रक्षेप, और इसके अलावा आपके पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो 4 प्रक्षेप बनेंगे। उन 4 प्रक्षेपों को मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो में केवल मैं फोटो ज़रूर बता दूंगा आपको उनके और स्टेप बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, बॉन प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर, बॉन प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम रिगोबर्ट बॉन ने की थी। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बॉन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, बॉन प्रक्षेप की विशेषताएं बताइए। आंसर, यह एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है जिसमें देशांतरीय स्थिति भिन्न प्रकार से निश्चित की जाती है। सभी अक्षांश रेखाएं समकेंद्रीय वृत्त होने के कारण उनके मध्य की दूरी समान होती है। तीसरा, देशांतरों में केंद्रीय रेखा ही सीधी होती है, अतः इसे ही अक्षांश रेखाएं समकोण पर काटती है। से सभी वक्राकार होने से अक्षांशीय रेखाओं को तिरछा काटती है। प्रक्षेप में किसी भी अक्षांश को प्रमाणिक अक्षांश माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 11, बॉन प्रक्षेप के गुण व दोष बताइए। ठीक है, बॉन प्रक्षेप के गुण। पहला गुण है, सभी अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। प्रमाणिक अक्षांश के समीप देशों का क्षेत्रफल शुद्ध रहने के साथ साथ आकृति भी शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण बना रहता है। दोष, इस प्रक्षेप में आकृति एवं दिशा सर्वत्र शुद्ध नहीं रहती। केंद्रीय भाग से दूर जाने पर अशुद्धता में तेजी से वृद्धि होती है। संसार का मानचित्र इस पर नहीं बनाया जा सकता। एक बार में एक ही गोलार्ध को दर्शाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, बॉन प्रक्षेप किस प्रकार के प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है? आंसर, समक्षेत्र प्रक्षेप होने तथा अधिकांश भागों में मापनी शुद्ध होने के कारण अनेक देशों के तथा महाद्वीपों के मानचित्र बनाने में उपयोगी है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप
व उनके देशों के लिए तथा एक गोलार्ध के मानचित्र को दर्शाने में उपयोगी प्रक्षेप हैं। इस प्रकार यह प्रक्षेप बड़े व मध्यम आकार के देशों के वितरण मानचित्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, फ्रांस आदि देशों के मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त है। आर्यव क्वेश्चन थेरा, इसमें भी प्रक्षेप बनेगा और ये प्रक्षेप आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है, ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुका हूँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आर्यव 1:15 करोड़ पर एक बौन प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें 45 डिग्री मानक अक्षांश हो, जिसका विस्तार 0 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर हो, अंतराल 15 डिग्री हो, ठीक है। आंसर है इसका आरएफ 1:15 करोड़, मानक अक्षांश 45 डिग्री, विस्तार 0 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर और अंतराल है 15 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास यानी कि आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 15 करोड़, आर बराबर 4.23 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रक्षेप ड्राइंग शीट पर बनाना है, जो कि हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बता भी दूंगा मैं हालांकि थोड़ा बहुत। क्वेश्चन 14, आरएफ 1:15 करोड़ पर एक बहुशंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर हो एवं मध्यांतर या अंतराल 15 डिग्री का हो। आरएफ आंसर आरएफ 1:15 करोड़, विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम देशांतर, अंतराल 15 डिग्री। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास यानी कि आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 15 करोड़, आर बराबर 4.23 सेंटीमीटर। इसका भी प्रक्षेप बनेगा और वो भी ड्राइंग शीट पर बनेगा, ठीक है। तो आपके 4 प्रक्षेप बनेंगे कुल मिलाकर, चारों ड्राइंग शीट पर, 4 ड्राइंग शीट पर 4 प्रक्षेप बनेंगे। पहले पर बनेगा आपका वन कॉनिकल वन स्टैंडर्ड प्रक्षेप, ठीक है, वन स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन। फिर दूसरा बनेगा 2 स्टैंडर्ड कॉनिकल प्रोजेक्शन। फिर तीसरा बनेगा बोन प्रोजेक्शन और चौथा बनेगा पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 15, बहुशंकु प्रक्षेप क्या है तथा बोन प्रक्षेप के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर करें। हालांकि हमने बोन प्रक्षेप की विशेषताएं, गुण और दोष उपयोग लिख लिए हैं, इसलिए इस प्रश्न के नीचे हम केवल बहुशंकु प्रक्षेप के विशेषताएं, गुण, दोष और उपयोग लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर विशेषताएं, इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं प्रमाणिक अक्षांश होती है। इसके लिए ग्लोब पर एक से अधिक शंकु रखे जाते हैं। सभी अक्षांश वृत्तों को अलग अलग चाप द्वारा अलग अलग केंद्र से खींचा जाता है। भूमध्य रेखा को इस पर प्राय नहीं दर्शाया जाता। केंद्रीय मध्य देशांतर रेखा सीधी होती है तथा शेष देशांतर रेखाएं वक्राकार होती है। मध्य देशांतर रेखा पर सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती है, किंतु इसके पूर्व व पश्चिम में अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। मध्य देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है, किंतु अन्य देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को तिरछा काटती है। गुण, प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होती है, अतः उनके सहारे मापनी शुद्ध रहती है। मध्य देशांतर रेखा पर भी मापनी शुद्ध रहती है। दोष, प्रक्षेप की रचना विधि कठिन है। यह सम आकृति या शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है। केंद्रीय देशांतर रेखा से पूर्व पश्चिम में जाने पर प्रदेश की आकृति व क्षेत्रफल में विकृति बढ़ती जाती है। अलग अलग केंद्रों से अक्षांश वृत्तों के खींचे जाने के कारण यह प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी नहीं है। उपयोग, यह प्रक्षेप उन देशों के मानचित्रों के लिए उपयुक्त है जिनका विस्तार मध्य देशांतरों के सहारे पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 600 से 700 किलोमीटर तक हो। अधिक विस्तृत प्रदेशों, ध्रुवीय व भूमध्य रेखीय भागों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। विशेषतः यह प्रक्षेप चिली, म्यांमार, मलेशिया, मालागासी आदि देशों के लिए उपयुक्त रहता है, ठीक है। ये आपके जो 15 प्रश्न थे इस यूनिट के, उनके आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है प्रक्षेपों की, यानी कि प्रश्न संख्या 7 में आपको प्रक्षेप बनाना है। इस तरह का प्रक्षेप बनेगा, ठीक है। इसमें ये नीचे मैंने स्टेप लिख रखी है, अगर आप बनाना चाहें तो इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे जैसे इन स्टेप में बता रखा है
वैसे वैसे आप अपना प्रक्षेप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर नाम लिखना है आपको, कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, फिर उसके नीचे आर एफ लिखना है, आर एफ एक अनुपात 12 करोड़, ठीक है ना। फिर डायग्राम प्रक्षेप का पार्ट ए ये बनाना है, फिर पार्ट बी बनाना है। ये जो बी चित्र है ना, ये बी चित्र प्रक्षेप है, और ये चित्र जो है, इस ए चित्र से जो दूरियां हैं वो उठानी है अपने को, उन दूरियों को उठाकर ही ये बनेगा बी प्रक्षेप, ठीक है ना। तो ये आप जो स्टेप दे रखी है मैं उसको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टेप्स इधर की स्टेप्स है, ठीक है, ले लेना। फिर ये स्टेप है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये और ये स्टेप है, ठीक है, ऊपर भी स्टेप है, एक सातवीं स्टेप ये है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इसमें बता रखा है वैसे वैसे आप आपका प्रक्षेप बना सकते हैं। हो सकता है मुझे इसका पार्ट सेकंड बनाने का अवसर न मिले, समझाने का अवसर न मिले, मौका न मिले, टाइम न मिले, तो आप इस इन स्टेप को फॉलो करके ये प्रक्षेप बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी देख लो एक बार, ये लिखना नहीं है, और आपको सीट पर बिल्कुल नहीं लिखना, पहले बता रहा हूँ आपको सीट पर केवल प्रक्षेप बनाने हैं, और ये प्रक्षेप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाने हैं, है ना। इन स्टेप को फॉलो करते हुए आपको ये प्रक्षेप बनाने हैं, न कि आपको ये स्टेप शीट पर लिखनी है, ठीक है ना। सीट पर नहीं लिखना है आपको कुछ भी, मैं फिर कह रहा हूँ, सीट पर आपको केवल ये ये हेडिंग डालना है, हेडिंग लिखना है आपको, कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, आरएफ लिखनी है आपको, और ये डायग्राम ए बनाना है, और डायग्राम बी बनाना है आपको। बाकी ये स्टेप्स केवल समझाने के लिए लिखी है मैंने। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग ये डायग्राम्स बनाओगे, प्रक्षेप बनाओगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये स्टेप्स लिखनी नहीं है आपको, केवल फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद में देख लें आप प्रश्न संख्या 8 का जो डायग्राम है वो भी देख लें। प्रश्न संख्या 8 का डायग्राम ये इस तरह का है, प्रश्न संख्या 8 का डायग्राम, ठीक है। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, आर एफ 1:15 करोड़ है इसमें। इसके भी स्टेप्स हैं, खूब सारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मैं जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ले लें ये स्टेप्स, ठीक है, ये लिखें ये स्टेप्स। फिर ये बी स्टेप्स हैं, ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फिर ये 3, फिर ये 4, है ना। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके ये बना सकते हैं। ये इसका डायग्राम भी देख लो, ये देख लो। फिर ये दूसरा बी नंबर का ये देख लो, फिर ये सी नंबर का भी देख लो, ठीक है। इस तरह के 3 आपके स्टेप्स रहेगी इसमें प्रक्षेप की, ए, बी और सी, ठीक है। बस स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, लिखनी नहीं है केवल, ठीक है ना। इसके बाद में आपको बोन प्रक्षेप, ये बोन प्रक्षेप है, बोन प्रोजेक्शन आर एफ 1:15 करोड़। इसमें ये इसमें भी ये स्टेप्स हैं, मैं जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये प्रक्षेप, ये स्टेप्स हैं ये, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये प्रक्षेप बनाना है, ठीक है ना। ये स्टेप्स हैं, सारी की सारी स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ केवल आपको प्रक्षेप बनाने हैं सीट पर, स्टेप्स नहीं लिखनी है सीट पर, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में है आपका पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन आर एफ 1:15 करोड़, ठीक है। इसमें भी 2 हैं, ए और बी, ठीक है। इनमें भी स्टेप्स को फॉलो कर लेना आप लोग, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करें केवल। ये इधर वाली स्टेप्स का भी स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और ये इधर वाली स्टेप्स का भी स्क्रीनशॉट लें, और ये इधर वाली स्टेप्स का भी स्क्रीनशॉट लें। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप्स लिखी हैं, अदरवाइज मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है, इनको लिखने का। बाकी ये आपको समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है ना। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। हाई क्वालिटी में कर लेना वीडियो को, और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे करके सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, ठीक है, ये ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं इनको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं डायरेक्ट 4th यूनिट लेकर आऊँगा थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि 4th यूनिट थोड़ी ईजी रहेगी आपके लिए,
ठीक है, ये थोड़ा जटिल मामला है, इसलिए इसको समझाने में मेरा लगभग 1 डेढ़ घंटा आराम से खर्च हो जाएगा, और वीडियो 1 डेढ़ घंटे जितनी लंबी हो जाएगी और वो अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने केवल आपको उनका थ्योरेटिकल पार्ट ही बताया है और आपको बता दिया है भाई ये स्टेप फॉलो करके आप ये प्रोजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तब तक आप प्रयास करना बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और एक बात और, जाते जाते एक बात और कह देना चाहूँगा। हाल ही में अरावली को लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है। जो अरावली है वो हमारे राजस्थान की जीवन रेखा है। मैं जीवन रेखा क्यों कह रहा हूँ उसको, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अरावली से ही कई सारी नदियाँ निकलती है जो कि राजस्थान का पोषण करती है। अरावली से कई सारी वन्य संपदा हमें प्राप्त होती है। अरावली जैव विविधता का भंडार है। अरावली जो है वो जलवायु को आकर्षित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, मानसून को आकर्षित करती है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसको आकर्षित करती है। अरावली जो है वो भूजल स्तर को बनाए रखने का काम करती है। इसलिए अरावली हमारे राजस्थान की जीवन रेखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली की पूरी की पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, या फिर हमारी सरकार का ये मानना है कि जो अरावली का जो 90% हिस्सा है वो अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केवल अरावली के वे पहाड़ जो कि 100 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, केवल उन्हीं को ही हम अरावली मानेंगे। बाकी 100 मीटर से कम ऊंचे जो पहाड़ हैं उनको हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो इस आधार पर जो 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, वो मात्र 10% हैं, जबकि 100 मीटर से कम नीचे जो पहाड़ हैं वो 90% हैं, 90% हिस्सा उनका है। तो क्या इस आधार पर हम अरावली को ऐसे ही नष्ट हो जाने दें? ठीक है, तो ये मुद्दा छिड़ा हुआ है, और ये मुद्दा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, हमें अरावली को संरक्षित रखना है, हमें अरावली को बचाए रखना है, क्योंकि अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। वायु में जहर, जो आज दिल्ली की वायु देखते हो आप लोग, जहर भरी जो वायु देखते हो, ठीक है, ऐसी ही वायु, ऐसी ही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होने वाली है, और ऐसी ऑक्सीजन से तो मरना ही बेहतर है। ठीक है, तो एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करेंगे अपन। मैंने कुछ वीडियो में इस पर चर्चा भी की है, लेकिन वो शायद आप लोगों के पास नहीं पहुँचे होंगे। ठीक है, तो कभी टाइम मिलेगा तो इस मुद्दे पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये प्रोजेक्शन कंप्लीट करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।